से ये हम लोग पीरियोडिक टेबल देख रहे थे और पीरियोडिक टेबल में पिछले क्लास में हम लोग पूरा कौन सा तत्व कहाँ पे जाएगा, कहाँ क्या होगा, ये सभी डिटेल आपको समझा चुके हैं। अब ऐसा करते हैं, इसमें एक एक करके हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट है उस सब को एक एक करके 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A ये 0 ग्रुप, फिर 1B 2B से लेकर के सभी ग्रुप के बारे में जो जो खास विशेषताएं, उन सभी विशेषताओं को देख लोगे तो इससे दो फायदा होगा। पीरियोडिक टेबल भी ठीक होगे और इसी में मेटल और नॉन मेटल ये दोनों की प्रॉपर्टीज आपको निकल जाएगी। इसीलिए अलग से मेटल नॉन मेटल करने की बहुत जरूरत नहीं होती। इसी के साथ लगभग पूरा डिटेल सेक्शन आपका मेटल नॉन मेटल का भी सेक्शन आपका हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, अभी जो हम स्टेप्स आपका बताएंगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, एक एक करके सभी वर्ग का डिटेल। जैसे सबसे पहले हम अभी चलने जा रहे हैं 1A सबसे पहले हम लोग चले। तो 1A में आप सभी को मालूम है कि इसमें 1A में कौन कौन है, तो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। ध्यान दीजिए, तो इसमें जो जो मेन इंपॉर्टेंट है इन सभी से सबसे ज्यादा प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को सबको एकदम बढ़िया से ध्यान दीजिए, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इसमें क्या क्या प्रश्न बनेगा सभी लोग बढ़िया से हमारे साथ देखिए, एक एक करके सभी ग्रुप वाइज आपको क्लियर कर दें। 1A का सबसे पहले सभी बच्चे ये नाम बताओ हमें, 1A ग्रुप का अलग से एक्स्ट्रा क्या नाम है, जल्दी से आप नाम बताइए। 1A का क्या नाम है, 1A का क्या नाम है, जल्दी से बता दीजिए। सबको पहले से बताए हुए 1A को हम लोग बिल्कुल क्षार धातु के नाम से जानते हैं। 1A का मतलब हो गया ये क्षार धातु के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हम लोग क्षार मेटल ये पहले से ही आपको पढ़ा चुके हैं। अब एक एक करके जिसमें जो प्रॉपर्टीज होगा वो सभी को आप डिटेल क्या करोगे, एक इस साइड में दूसरा उस साइड में। इससे फायदा क्या होगा, बीच में इसको बना देना कॉपी पे, एक का गुण इधर, दूसरे का गुण इधर, फिर तीसरा इधर, चौथा इधर, उससे आसानी होगा याद करने में। हाइड्रोजन में क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, एक तो आपने जाना सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व है या सबसे हल्का अधातु, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे हल्का अधातु कौन है, तो हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन है, तो ये हाइड्रोजन। दूसरा, हाइड्रोजन के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हाइड्रोजन को ही हम लोग भविष्य के ईंधन के नाम से जानते हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि भविष्य के ईंधन कौन है, तो आप कहोगे कि समझ गए भविष्य के ईंधन कौन है, हाइड्रोजन। इसी में आपको एक और बढ़िया सभी बच्चे पहले से भी जानते होंगे कि सूर्य के ईंधन कौन है, तो हाइड्रोजन है। सूर्य के ईंधन हाइड्रोजन है। नाभिकीय संलयन में भी हाइड्रोजन का ही काम होता है। नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन का ही काम होता है। सूर्य में भी नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। तो इसीलिए आपको पहला स्टेप सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन में पूछा जाएगा सबसे हल्का तत्व तो हाइड्रोजन, या सबसे हल्का अधातु तो हाइड्रोजन। भविष्य के ईंधन कौन है, तो हाइड्रोजन। सूर्य में ईंधन के रूप में कौन सा पदार्थ है, तो हाइड्रोजन। और नाभिकीय संलयन में कौन सा तत्व भाग लेते हैं, तो हाइड्रोजन। ठीक इसी प्रकार से अगर हम चले लिथियम की बात,
लिथियम में आप सभी लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है कि यह लिथियम सबसे हल्का धातु हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3 परमाणु संख्या है। इसलिए लिथियम में सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन आएगा कि सबसे हल्का धातु कौन। क्वेश्चन पर एकदम ध्यान देते जाना तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। सबसे हल्का धातु लिथियम, सबसे हल्का अधातु हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व तो हाइड्रोजन। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग अब चलेंगे सोडियम के बारे में। ध्यान दीजिए, सबसे हल्का धातु ये लिथियम आपको समझ में आ गया, ये बीच में ही कर देते हैं। लिथियम से और कोई बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है, अगला नंबर स्टेप आपका है, यह है सोडियम। सोडियम में कुछ बात आपको समझाए थे, उम्मीद है कि सबको याद भी हो। सोडियम में आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझाए थे कि इसका घनत्व जल से कम होता है, घनत्व जल से कम होता है और जल के सतह पर तैरता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल में तैरने वाला धातु है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि किस धातु को जल में डाल देने से वह तैरता है, तो आपको ध्यान रखना है कि सोडियम। दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट आपको समझाए थे कि सोडियम किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, इसको किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, डुबा कर रखते हैं। तीसरा आपको समझाए थे कि धातु कठोर होता है लेकिन क्षार धातु बहुत मुलायम होता है, इसको चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। अगला नंबर आपको ध्यान रखना है कि यह जल में सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। और आपको बताया था कि इसके साथ साथ इससे हाइड्रोजन गैस भी निकलता है और वो हाइड्रोजन गैस जलने लगता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि सोडियम में जल से कम घनत्व सोडियम का है और जल में तैरने वाला धातु। सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, मुलायम होता है। पूछा जाएगा किस धातु को चाकू से काट सकते हैं, तो आंसर सोडियम। सोडियम को जब जल में हम डालते हैं तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन निकलता है। अब इतनी बात आपको सोडियम से बिल्कुल दिमाग में एकदम सेट रखना। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग देखें सोडियम के बाद, अगला नंबर है पोटेशियम। पोटेशियम में भी आपको सेम यही चीज ध्यान रखना है, पोटेशियम भी यही है, जल में ये भी विस्फोट करता है। आपको ध्यान रखना है कि पोटेशियम भी जल में विस्फोट करता है। हवा में नमी है तो उससे पोटेशियम का भी रंग बदल जाता है, इसलिए पोटेशियम को भी किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, इसको भी किरोसिन तेल में डालते हैं, किरोसिन तेल में रखते हैं। और अगला इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काट सकते हैं। आपको कभी भी आएगा चाकू से काटने वाला तो आप ध्यान रखना कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये सभी चाकू से काटे जा सकते हैं। तो एक एक करके सभी का प्रॉपर्टीज देख रहा हो। आपसे पूछेगा किसको किरासन तेल में नहीं रखते, अब उसमें दे देगा आपको सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फास्फोरस। तो ध्यान रखना है कि फास्फोरस को पानी में रखते हैं और इन सभी को किरासन तेल में रखते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको जल में अभिक्रिया करता है, जल में विस्फोट करने का मतलब है आग लग जाएगा। जैसे ही जल में डालेंगे, सोडियम को भी पानी में डालोगे तो पानी में डुबाते ही वो विस्फोट करेगा, हाइड्रोजन गैस निकालता है और हाइड्रोजन गैस में आग जल जाता है, अचानक पूरा पानी उछल जाएगा, इसी को कहते हैं कि विस्फोट कर जाता है। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है, अगला नंबर आपके लिए है वह है रुबिडियम।
रुबिडियम। अब रुबिडियम के क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसको हम लोग ध्यान दें। तो रुबिडियम को आपको ध्यान रखना है कि यह भी हवा में ऑक्सीकृत होता है, यह भी पानी में जलता है, इसलिए यह भी आपको ध्यान रखना है कि हवा में ऑक्सीकृत होता है और रुबिडियम भी जल में अभिक्रिया करता है, और इसीलिए रुबिडियम को भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी तेल में डुबा कर रखते हैं, तेल में डुबा कर रखते हैं। और रुबिडियम को भी आपको ध्यान रखना है कि यह भी मुलायम धातु है, इसको भी चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। अब देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, क्षार धातु प्रायः होते हैं, क्वेश्चन देख। तो आपको ध्यान रखना है कि क्षार धातु प्रायः कठोर होते, मुलायम होते, तो प्रायः मुलायम होते। क्षार धातु को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, तो ये चीज आपको रुबिडियम में बिल्कुल दिमाग में एकदम सेट रखना है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सीजियम। सीजियम में आपको ध्यान रखना है कि सीजियम और फ्रांसियम ये बहुत ज्यादा उपयोग का नहीं है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका अर्ध आयु बहुत कम होता है, लेकिन ये बहुत प्रयोग में आपका नहीं आएगा। तो इतनी बात क्षार धातु से आपको कॉपी पे एक एक कर का सभी के लिखना है, और ऐसा पूरा पीरियोडिक टेबल में सभी ग्रुप आपको चले, टोटल ग्रुप वाइज एक बार ऐसे देख लोगे, तब फिर एक विधि वाइज चल देंगे, किस धातु को किस विधि से हम लोग अलग करते हैं। अब अमोनिया में हैबर विधि, चाहे और में अलग अलग विधि हम लोग सब जो देखेंगे वो एक जगह कर देंगे, तो उससे पूरा सीक्वेंस आपका एक जगह हो जाए। तो अभी ये सिस्टम को आप एक जगह, हम अभी थोड़ा हट गए इसलिए कि बाद में जब आप इसको देखेंगे तो पॉज कर लीजिएगा और खूब इत्मीनान से इसको आराम से फेयर कर लीजिएगा, तब इसके बाद आगे चलिएगा। चलिए 1A के बाद अब हम लोग दूसरा नंबर स्थिति लाते हैं, और यह दूसरा नंबर आपका हो गया 2A। सेकेंड A, और सेकेंड A में आप सभी को मालूम है, आप सब लोग को याद भी है, BE, MG, CA, SR, BA, RA। बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप राजी वाला, या बीमज का सर 12। सेकेंड A आप सभी को पहले से पढ़ा चुके हैं, और इसीलिए एक एक करके इसमें जिसकी जिसकी प्रॉपर्टीज है वो सभी को हम लोग अभी देखेंगे। पहले हमें सब लोग नाम बताओ, सेकेंड A को क्या कहते हैं, जल्दी से नाम बताओ। पहले ग्रुप का नाम बताओ, सेकेंड A को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से। पढ़ाया हुआ तो है जी, फर्स्ट A का नाम, सेकेंड A का नाम, उधर 6 का नाम, सभी आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए इसको हम लोग कहते हैं, बिल्कुल सही, अर्थ मेटल। अर्थ मेटल हम लोग नाम कहते हैं। सेकेंड A को हम लोग कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकेंड A में आपको ध्यान रखना है कि इस ग्रुप का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसलिए आपको क्षार मृदा धातु के नाम से इसको जानते हैं। इसी का दूसरा नाम हो गया क्षार। अल्कलाइन का मतलब क्षार, अर्थ का मतलब मृदा, और इसमें मेटल का मतलब धातु, क्षार मृदा धातु। ये आपको जिस समय पढ़ा रहे थे शुरू में ही आपको समझाया। क्वेश्चन इस सबसे अच्छा पूछेगा, केवल क्षार धातु कहेगा तो आपको 1A, क्षार मृदा धातु तो समझना है 2A। और इसी में स्टेप अब एक एक करके हम चलें। BE में आप सभी लोग समझ गए होंगे कि यह सबसे हल्का क्षार मृदा धातु है, और इसी प्रकार से आप यह समझ गए होंगे RA में कि यह सबसे भारी क्षार मृदा धातु है।
कई बार क्वेश्चन इतने आसान पूछते हैं, सबसे हल्का धातु, सबसे हल्का अधातु, सबसे हल्का क्षार धातु, सबसे हल्का क्षार मृदा धातु। अब जैसे ही क्षार मृदा धातु करेगा तो आप समझोगे कि सबसे ऊपर Be है, सबसे नीचे Ra। सबसे भारी क्षार मृदा धातु तो Ra हो जाएगा, सबसे हल्का क्षार मृदा धातु तो Be हो जाएगा। अब देखो Be से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, Mg से आपको मेन क्वेश्चन रहेगा। तो मैग्नीशियम में सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चन एक ही आते, इसमें भी बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि पत्तों के हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होते हैं, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट आपको है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस धातु के उपस्थिति के कारण पत्ते का रंग हरा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पत्ते का रंग हरा किसके कारण हो गया, क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होती है। हम लोग के शरीर में भी, मानव शरीर में भी मैग्नीशियम की मात्रा होती है लगभग 25 ग्राम। और हम लोग के यहाँ भी जो भी इंसुलिन है, जो शुगर वगैरह कहते हो, इस सब का कंट्रोल करने वाला यही है। और इसीलिए मानव शरीर में भी हमारा है, कम मात्रा में है, सिर्फ 25 ग्राम है, और 25 ग्राम उपस्थित होता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत कम मात्रा मानव शरीर में है, लेकिन इंपॉर्टेंट आवश्यक अंग, और इसकी पूर्ति हम लोग हरे साग सब्जी के द्वारा मानव शरीर में करते हैं। अगला नंबर हम लोग देखें कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम आप सभी लोग जानते हो कि कैल्शियम हमारे हड्डियों में होता है, और इसीलिए कैल्शियम से आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि कैल्शियम, हड्डी में कैल्शियम पाया जाता है। कोई भी मोलस्का का मतलब जो घोंघा सितुआ जो आप देख रहे हो, घोंघा वाला वर्ग का प्राणी, उसका जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो सब मोलस्का वर्ग के प्राणी में कैल्शियम का ही आवरण होता है। इसमें अंडा का कवच जो आप देख रहे हो, तो अंडा के कवच में ये पूरे कैल्शियम कार्बोनेट का ही परत होता है। दूध में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम है। दूध में सर्वाधिक उपस्थित तत्व, आपसे कभी भी पूछा जाए कि दूध में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि दूध में सबसे ज्यादा उपस्थित तत्व कौन है, कैल्शियम। इसमें आपसे पूछा जाए अंडा का कवच किसका बना होता है, कौन सा धातु है, तो आंसर आप मारोगे कि कैल्शियम होगा। और आपको याद होगा, पहले भी हम पढ़ाए हैं, कैल्शियम के ही प्रमुख यौगिक आपको याद होगा, जिसमें आपको बताया थे कि जीप में कै होता है, और इसीलिए इसका प्रमुख यौगिक जिप्सम है। इसी का प्रमुख यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसी का प्रमुख यौगिक विरंजक चूर्ण है, CaOCl का होल Cl। ये सभी आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। रेलवे वगैरह एग्जाम दोगे तो सीधा पूछेगा कि विरंजक चूर्ण किसका यौगिक होता है, तो आप कहोगे कैल्शियम का। जिप्सम किसका यौगिक है, तो जिप में क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका यौगिक है, सब कैल्शियम हो जाए। तो अब हम समझते हैं कि कैल्शियम से जो प्रश्न है आप आराम से इस पे वर्क कर सकते हैं। अगला नंबर हम लोग देखें स्ट्रांशियम। स्ट्रांशियम में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रांशियम का उपयोग मुख्य रूप से पटाखे में हम लोग करते हैं। पटाखा जो तुम छोड़ते हो, पटाखा आतिशबाजी जो करते हो, तो उसमें जो लाल रंग तुम्हें दिखता है, तो ये लाल रंग का कारण स्ट्रांशियम है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। आतिशबाजी या इसी को हम कहते हैं पटाखे में लाल रंग के लिए पटाखे छोड़ते हो, आसमान तारा छोड़ा, या मान लो फुलझड़ी छोड़ा, या मान लो घिरनी छोड़ रहे हो,
उसमें अगर लाल रंग तुमको दिखाई दे रहा है कि रेड कलर निकल रहा है, तो समझना कि रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्ट्रांसियम। आप लोग कई बार पटाखे छूटते हैं तो आप देखा होगा कि उसमें हरा रंग भी सबसे ज्यादा हरा रंग उपयोग करते हैं, रेड कलर। तो ये विभिन्न कलर के कारण ये अलग अलग तत्व है, और इसीलिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट दो कलर खास पूछेगा पटाखा में, लाल रंग और हरा रंग। कभी भी पूछेगा कि आतिशबाजी पटाखे में लाल रंग किसके कारण है, तो कहना कि सर एकदम समझ गए, स्ट्रांसियम के कारण रेड कलर होता है। और इसी प्रकार जो अगला बेरियम देख रहे हो, ये आतिशबाजी या पटाखे में हरा रंग के लिए उपयोग किया जाता है, और इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट हरा रंग भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये आप ध्यान रखोगे कि आतिशबाजी या पटाखे में हरा रंग के लिए प्रयोग होता है। देखिए, अब दोनों क्वेश्चन एकदम आप सभी को बिल्कुल दिमाग में आ जाना चाहिए। पटाखा में लाल रंग के लिए कौन होता है, तो कहना कि स्ट्रांसियम, और हरा रंग के लिए कौन होता है, तो बेरियम। हरा रंग के लिए जिम्मेवार कौन है, तो आपको ध्यान रखना है बेरियम हरा रंग के लिए जिम्मेवार होता है। अब रेडियम पे कुछ चर्चा करें। रेडियम का नाम आप लोग सुने होंगे। रेडियम एक सबसे अधिक रेडियो सक्रिय पदार्थ है, और इसका खोज आप जानते हो, रेडियम का खोज किसने किया? मैडम क्यूरी। इसके कारण मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया, और पियरे क्यूरी इसके हस्बैंड है, इसीलिए क्यूरी दंपति को नोबेल अवार्ड दिया गया रेडियम के खोज के कारण। इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि रेडियम की खोज करता कौन? रेडियम में सबसे इंपॉर्टेंट गुण है कि यह बहुत अधिक रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ है, इसमें रेडियो सक्रियता सबसे अधिक होता है। रेडियो सक्रियता का मतलब आपको समझाया था कि इससे अल्फा, बीटा, गामा ये सभी सबसे ज्यादा निकलता है। इसी में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अल्फा, बीटा, गामा का उपयोग हम लोग कैंसर के उपचार में भी करते हैं। तो इसीलिए रेडियम का उपयोग हम लोग कैंसर के उपचार में भी करते हैं। आपसे पूछा जाएगा किसका उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं, तो आप कहोगे कि समझ गए, रेडियम का उपयोग करेंगे रेडियो सक्रिय होने के कारण। तो अब ये सभी स्टेप आपको 1A 2A बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आप दूसरा नंबर ग्रुप भी बिल्कुल समझ गए। आराम से इस सेकेंड ग्रुप को भी देखो, ऐसा करते करते सभी तत्व से आपको परिचय कराएं। किसी का विशेष उपयोग है तो सब लिखाएं। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा? परीक्षा हॉल में एक बार अगर ऐसे करके पढ़ लिया, अपने कॉपी पे लिख लिया, स्टेप इसको बीच में लिखना, दोनों तरफ एक पेज में एक ग्रुप एकदम रखो, जितने ग्रुप है उतना कर लो, तो केमिस्ट्री का पूरा निचोड़ तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा। कंपटीशन के लिए यही सबसे जरूरी पार्ट। बाकी किसी किताबों में सिर्फ लाइनिंग करने से नहीं काम चलेगा, सब का प्रॉपर्टीज यहाँ पढ़। भविष्य में कभी किसी के बारे में देखो भी कि नया गुण आया है, तो अपना पेज उल्टो, ग्रुप में जरूर नजर आएगा, उसके बारे में वहां पर नोट कर दो, हो गया। तो अब 1A 2A कंप्लीट। 2A में भी हम आपको स्पेस दे दिए कि एक बार पॉज करके इसको भी खूब बढ़िया से सब लोग लिख लेगा। अब यहां से हम लोग अगला नंबर चल रहा है, इसका नाम है आपका 3A। अब 3A के बारे में हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे। 3rd A सबको मालूम ही है, बल लगाना है, बल, जा, इन, चल। तो बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये बल्जा इंटल, ये हमारा ग्रुप हो गया 3rd A। और 3rd A का भी प्रॉपर्टीज उसी प्रकार हम चलेंगे जैसे आपको अगला नंबर प्रॉपर्टीज 1A और 2A चले। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, कितना क्लास के अगर हड़बड़ रहेगा तो कह देंगे कि खत्म हो गया पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल तो कोई किताब उल्टोगे घर में तो खत्म हो चुका है। तुम्हारे घर में जो किताब होगा उसमें खोजोगे तो पिछले दिन ही खत्म कर दिए। कम पढ़ाना रहता तो उसी दिन कह देते खत्म, और चलना इस कंप्लीट हमारे ऊपर होता है। तुम अपने घर का किताब उल्टो, तुम्हारे घर में जो किताब होगा
आधुनिक आवर्त सारणी खत्म हो चुका है, उसमें एक लाइन भी इसके आगे नहीं होगा जो पिछले ही दिन पढ़ा चुके। ये तो फिर हमारी इच्छा हुई कि नहीं चलिए और इसको चलते हैं, थोड़ा लाइन अप करते हैं, तो और है ज़्यादा हड़बड़ा रहो तो बोलो कल ख़त्म कर देते हैं। हमको तो आसान है, ख़त्म बोलना तो एक प्रक्रिया है, जो कभी भी कर दे तो ख़त्म होगी। बाकी एकदम हम लोग प्रारंभ है, अब जहाँ देखेंगे ज़्यादा झूठ मूठ हड़बड़ा रहे हो तो बस कल बाकी लिखेंगे कंप्लीट खत्म। बाकी जैसे जैसे हमको लगेगा कि नहीं इस समय कर दें तो थोड़ा सा अपना करते रहेगा, इसलिए आपका एकदम निश्चिंत से रही। बाकी कोई भी दरोगा बैच हो, जो बैच हो, सबका एग्जाम का समय मान के चलो 2 महीना तुम्हारे पास अभी और समय, इसीलिए 1.5 महीना 2 महीना अभी कंप्लीट समय है, खूब आराम से पढ़ते जाओ स्थिर से। इसलिए अभी परेशान मत हो, ज़्यादा परेशान होगे बस लाइव बंद कर देंगे, 1-2 और रिकॉर्डेड डालेंगे, कोर्स खत्म हो गया, हमको तो और आसान हो जाए। तो इसीलिए एकदम ध्यान दो पूरा पढ़ने पर। कुछ गधवन को केवल रहता है कि बस कहिया खत्म होगा सर बता दीजिए, तो बोलो कल ही आज ही कर दे, आज ही 3rd हुआ, धातु पढ़ा देंगे, कहेंगे कि बस धातु इंपॉर्टेंट है बाकी नहीं आएगा, खत्म हो गया। खत्म तो प्रक्रिया है जी, हम किसी दिन जब चाहेंगे खत्म हो जाएगा। ऐसा कोई सिनेमा तुम देखा कि खत्म नहीं हुआ? तो इसीलिए तुम्हारे घर में एक ही चीज तो कहे, किताब निकाल लो, आधुनिक आवर्त सारणी चाहे कोई लिखा हो, पिछले ही दिन खत्म है, उसमें थोड़े ऐसे ऐसे डिटेल करके पढ़ाया। ये तो हमारी इच्छा हुआ कि नहीं क्वेश्चन किस तरह से आता है उसको हम एकदम आराम से चल दें। ये जब तक प्रक्रिया नहीं करेंगे कुछ क्वेश्चन इनको इधर उधर हो, इसलिए आराम से आपका चल रहा। चलिए तो ध्यान दीजिए, अब इसमें बिना मतलब परेशान नहीं रहोगे तो तुम ही लोग को नुकसान होना है, हमको कुछ नहीं। हमारा तो प्रक्रिया जिस दिन बोलोगे लास्ट कर देंगे। अब क्लासेस इसके लिए नहीं है कि सिलेबस के लिए दिक्कत, ये तो केवल हमारी इच्छा है कि नहीं इस बैच को और थोड़ा पढ़ा दें इसलिए चला। तो अब जरा ध्यान दीजिए, बोरन पे हम लोग ध्यान दें। बोरन पे आपको दिमाग में सेट रखना है कि ये सबसे ज्यादा प्रयुक्त किसमें होता है। तो बोरन को हम लोग प्रयोग करते हैं इसको मेन डोपिंग के रूप में, डोपिंग के रूप में सबसे ज्यादा हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। यानी अर्धचालक में डोपिंग में, अर्धचालक में डोपिंग में सबसे ज्यादा प्रयोग बोरन का ही करते हैं। डोपिंग क्या है ये आपको सिखाए थे, सभी बच्चे को याद भी होगा कि अर्धचालक की चालकता कम होती, उसमें अशुद्धि मिलाते हैं और अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। ये भी आपको याद होगा कि 3rd A है तो ये त्रिसंयोजी अशुद्धि, और त्रिसंयोजी अशुद्धि से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। इसीलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग डोपिंग में बोरन का प्रयोग करते हैं। अब मेन बोरन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम पर थोड़ा हम चाहेंगे ध्यान दो। पहला, एल्युमिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका सबसे प्रमुख अयस्क कौन है जिससे एल्युमिनियम निकालते हैं, तो वह है बॉक्साइट। एक क्लास में आपको सभी का अयस्क भी देखना होगा, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क कौन है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे प्रमुख अयस्क बॉक्साइट। एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क कौन है, तो बॉक्साइट। दूसरा, एल्युमिनियम में आपको पढ़ाए हैं, उसको एक जगह कर दे, भूपपटी पर आपको याद करना है, भूपपटी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन है। सबसे अधिक जो पाए जाने वाले धातु है वो एल्युमिनियम। आप सभी को याद होगा भूपपटी पर सबसे ज्यादा तत्व कहेगा तो ऑक्सीजन, लेकिन सबसे ज्यादा भूपपटी पर धातु कहेगा तो एल्युमिनियम। तो वो हम लोग अलग अलग भी पढ़े हैं, अभी हम ग्रुप वाइज सभी को बांध रहे हैं। तो इसीलिए भूपपटी पर सबसे ज्यादा तत्व कौन पाया जाता है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एक मिश्र धातु है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका एक मिश्र धातु है, आप लोग नाम सुने ही होंगे, ड्यूरेलुमीन। इस ड्यूरेलुमीन का प्रयोग हम लोग प्रेशर कुकर बनाने में, हवाई जहाज का ढांचा बनाने में करते हैं, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट। ड्यूरेलुमीन में बहुत ही मात्रा, लगभग 95% एल्युमिनियम होता है। कॉपर और निकेल 4 और 1% हम लोग केवल यूज कर देंगे, तो उसको ड्यूरेलुमीन कहते हैं। आपसे उल्टा क्वेश्चन आएगा, ड्यूरेलुमीन किसका मिश्र धातु है, तो एल्युमिनियम का। किसका उपयोग हवाई जहाज के ढांचा बनाने में होता है, किसका उपयोग प्रेशर कुकर बनाने में होता है, तो सब एल्युमिनियम का मिश्र धातु का उपयोग
हवाई जहाज के ढांचा या कुकर बनाने में करते हैं। अब एल्युमिनियम का यह सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। गैलियम कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है, इसलिए गैलियम से थोड़ा सा हम आपका ज्यादा ध्यान चाहेंगे। देखिए गैलियम से इसीलिए आपको ज्यादा ध्यान चाहेंगे क्योंकि गैलियम से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गैलियम भी एक ऐसा तत्व है, धातु है, जिसको चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काट सकते हैं। अधिकांश बच्चे का हमने आदत क्या देखा है, बहुत मुश्किल से वो बेचारा एक ही चीज याद रखता है, सोडियम चाकू से काटते हैं और कुछ नहीं याद करता। लेकिन हमने आपको बताया कि चाकू से काटने वाला कई चीज है, केवल सोडियम के फेर में मत रहना। सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, गैलियम है, सभी चाकू से काट सकते। बीपीएससी लेवल का एग्जाम दोगे और कहेगा चाकू से काटने वाला तत्व है सोडियम, कैल्शियम और उसमें गैलियम दे दिया, तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक से। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक मात्र धातु है जिसका गलनांक बहुत कम होता है, मात्र 30 डिग्री सी पे ये पिघल जाता है, मात्र 30 डिग्री सी पे पिघल जाता है। और ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा रहा है, इसका गलनांक 30 डिग्री सी है, माने 30 डिग्री सी पे पिघल जाता है। और आप जानते हो कि मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सी होता है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो आदमी के शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सी और गैलियम के पिघलने का टेम्परेचर 30 डिग्री सी। इसीलिए गैलियम को हम जब हथेली पर रखते हैं तो हम लोग का टेम्परेचर 37 डिग्री है और 30 पे ही पिघलता है। इसीलिए मानव शरीर के हथेली पर रखते ही एक पिघल जाता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चे को हम देखे हैं कि द्रव अवस्था में धातु जैसे ही बोलता है तो सिर्फ पारा रटता है और कुछ नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं बनाता उसको के अंदर, केवल एक रट्टा लाइन है, द्रव धातु पारा। परीक्षा में सेटर क्या कहेगा, कौन सा धातु हाथ पर द्रव अवस्था में हो जाता है। अब उसमें पारा लगाओगे तो लड्डू नंबर होगा, पारा तो हर जगह द्रव है, वो कमरे के ताप पे द्रव है, लेकिन कमरे के ताप पर यह ठोस होता है, लेकिन हाथ पे रखते ही ये द्रव हो जाता है क्योंकि इसका गलनांक केवल और केवल 30 डिग्री से। इसीलिए हमने आपको ब्रेक लगाया कि गैलियम पर एकदम ब्रेक लगा के पढ़ो, नहीं तो गैलियम में आपको परेशानी कर दे। तो गैलियम आपका अब एकदम क्लियर हो चुका है। अगला नंबर देखो इंडियम। इंडियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम चाहेंगे इंडियम भी बढ़िया से आपको समझा दें। इंडियम में एक विशेषता होती है, इंडियम में सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इंडियम पारदर्शी धातु है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको कहेगा कौन सा धातु पारदर्शी, तो आप कहना कि सर समझ गए इंडियम पारदर्शी धातु है। दूसरी इसकी विशेषता है कि यह कांच से चिपकता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टीज है, कांच से चिपक जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गया। कांच को साट भी देगा और कांच को साटने के बाद ये पारदर्शी है, इस पार से उस पार देख सकते हैं। और इसीलिए इसका सबसे ज्यादा उपयोग किसमें करते हैं, सौर पैनल में, सोलर प्लेट में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसी का उपयोग टच स्क्रीन में करते हैं। आपके मोबाइल में जो टच स्क्रीन, ज्यादातर देखो यही क्वेश्चन आपको रहता है व्यवहारिक, जो जीवन में देख रहे। सेटर कोशिश करता है कि बच्चों के अंदर एक बेसिक कंसेप्ट है, यानी ये कंपटीशन का सबसे बड़ा डिमांड। आपको कहेगा कि मोबाइल में टच स्क्रीन में, आजकल तो सब बच्चे लगभग यूज करते हैं, तो मोबाइल के टच स्क्रीन में प्रयोग होने वाला धातु है। अब क्वेश्चन दे दिया, अब उसमें दे दिया कि एल्युमिनियम, सोडियम, गैलियम, इंडियम, ऐसा चॉइस दे दी। अब कई बच्चे बेचारे इंडियम तक जो पढ़ा ही नहीं है, वो तो वन लाइनर जो है, अब एक बार डिटेल नहीं रख के वन लाइनर में रहोगे तो समस्याएं होगी। एक बार फुल डिटेल कंसेप्ट बनाओ कि हाँ सर एकदम समझ। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि सौर पैनल, टच स्क्रीन, वेल्डिंग करने वाले वेल्डर के चश्मा,
वेल्डर के जो चश्मा है, चूंकि वेल्डर के चश्मा में आप अगर सिर्फ कांच रखोगे, प्लास्टिक रखोगे, तो बिल्डिंग के जो लाइट निकलेगा उससे वो पिघल जाएगा। तो उसके ऊपर एक मेटल लगा होता है, धातु लगा होता है, और वो धातु में इंडियम धातु, जिससे आंख को ज्यादा लाइट रहने पर भी सुरक्षा मिलता है। तो आपको कहेगा कि बताओ वेल्डर के चश्मा में किस धातु का परत लगा होता है, तो आप कहना कि सर समझ गए, चश्मा में परत बोलिएगा तो पारदर्शी धातु एक ही है, वो है इंडियम, और इसीलिए इंडियम का प्रयोग करते हैं। सोलर पैनल, टच स्क्रीन, वेल्डर के चश्मा, पारदर्शी धातु, कांच से चपकना, इसका मेन गुण होता है। थैलियम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल थैलियम में ध्यान रखना कि ये जहरीला धातु है, इसीलिए कीटनाशी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, कीटनाशी में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये देखो, थर्ड ए तुम्हारा कंप्लीट हो। अब एक साथ 4, 5, 6, 7 और 0 ग्रुप एक साथ चलेगा, फिर नीचे वाला बी चलेगा, और तब उसके बाद फिर हमारे अनुसार से बंधन में बांधने दो। जब छुट्टी होगा रूटीन दे देंगे, तो बस बढ़ते जाओ, धीरे धीरे आराम से पढ़ते जाओ, पढ़ाई का कोई लिमिट नहीं। अब तुम लोग को केवल बंधन बांधना मेन है, जितना बढ़िया बंधन हम लोग बांधेंगे उतना ही बढ़िया हो। सौर पैनल क्या होता है, घर में जो पैनल मतलब प्लेट होता है, सोलर प्लेट, आपने घर में देखा होगा छत पर सोलर प्लेट लगा दी, उसमें बैटरी चार्ज हो रहा। तो सोलर प्लेट में सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, उसके ऊपर कांच होता है। तो वो जो कांच है ना, उस पे हम लोग कांच को चिपकाने के लिए, सभी चीजों को एक साथ साटने के लिए इंडियम का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है। तो अब इसको अभी आप इसको भी कर लोगे वर्क, पॉज करके खूब बढ़िया से कॉपी पे एकदम बनाते चलोगे, उतारते चलो, और तब होगा कि हाँ सर बहुत अच्छा स्टेप्स हमारा हो। अब अगले दिन आपका फिर क्लास आपका इससे आगे चलते जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, अभी 3 दिन जो आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद सेट लगाना। तो तुम अपने कहोगे कि सर केमिस्ट्री में अब बहुत अच्छा हम बना पाते, केमिस्ट्री में एकदम डर मेरा खत्म हो गया, बहुत शानदार बनता है, कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है तुम्हारा, सब चीज बने। तुम्हें लगेगा कि हाँ उसके बाद सर थोड़ा सा इसमें दिक्कत रहता है, बोलोगे उसको भी वर्क कर दिया जाएगा, उसमें समस्याएं नहीं है। क्लासेस हम ये नहीं बोले कि बस खत्म, हाँ हड़बड़ दड़बड़ करोगे तब खत्म तो प्रक्रिया है, कभी भी कर देंगे। आराम से पढ़ोगे तो नॉन स्टॉप खूब पढ़ाते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए नेक्स्ट सभी का अगला क्लास होगा, फिर नेक्स्ट कल इससे आगे। आज का क्लास यहीं तक।